गरीब काली बहू से सौतन ने खरीदा पति। आंचल अपनी 7 साल की बेटी गीता के साथ गलियों बाजारों में जाकर चूड़ी बेचा करती थी। आंचल का पति अंकित कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम किया करता था। अंकित एक लालची और मतलबी किस्म का आदमी था। वो जो भी पैसे कमाता था वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर दिया करता था, जिस वजह से आंचल को घर चलाने के लिए चूड़ी बेचना पड़ता था। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। ये चूड़ियां कैसी दी हैं? बहन जी 30 रुपए दर्जन है। एक काम करो, 2 दर्जन दे दो। माँ जल्दी चलो ना, मुझे घर जाकर स्कूल का बहुत सारा होमवर्क करना है। हाँ बेटा चल रहे हैं, बस 2 मिनट। ये लीजिए, ये लो तुम्हारे 60 रुपए। माँ मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है और ऐसे स्कूल में कपड़े पहनने हैं जो आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती हो माँ? बेटा मैं आपको जरूर स्कूल भेजूंगी, फिर आप भी ऐसे ही कपड़े पहनोगी, रोज रोज स्कूल जाओगी, नए नए दोस्त बनाओगी। लेकिन माँ कब? आप हमेशा मुझसे यही बोलती हो लेकिन कभी भेजती नहीं हो। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर आंचल बहुत दुखी हो जाती है। वो भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो अपनी बेटी को पढ़ाना तो दूर, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा भी नहीं कर पाती थी। माँ बहुत गर्मी लग रही है, मुझे आइसक्रीम खिला दो ना, देखो सब बच्चे खा रहे हैं। बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें इनकी तरह इतनी महंगी आइसक्रीम खिलाऊं। मुझे नहीं पता मुझे आइसक्रीम खानी है, वो भी अभी। गीता को ऐसा रोता देख आंचल उसे एक कुल्फी वाले की दुकान में ले जाती है और वहां से उसे एक 5 रुपए की कुल्फी दिला देती है। ये तो बहुत अच्छी है माँ। अपनी बेटी को खुश देख आंचल भी बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद वो देखती है कि उसका पति शराब पी रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने फिर पीना शुरू कर दिया। आप अपनी सारी कमाई अपनी इसी शराब पर खर्च कर देते हो। गीता 7 साल की हो चुकी है। आपने कभी ये सोचा भी है कि हमें उसका स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए? उसकी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। इस घर को चलाने के लिए मैं दिन रात चूड़ियां बेचती हूँ, लेकिन आप हो कि एक पैसा भी घर पर नहीं देते हो। अरे तेरे इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। इतना कहकर अंकित गीता को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। माँ मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करूंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं आपके साथ ही चूड़ियां बेचा करूंगी। नहीं मेरी बच्ची, मैं तेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। देखना भगवान हमारी जरूर मदद करेगा, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन, बेटी रूबीना ये देखो, ये वो साइट है जहां मैं तुम्हारे नाम की कंपनी खोल रहा हूँ। देखना तुम, ये कंपनी भी हमारी बाकी कंपनियों की तरह ही टॉप पर जाएगी। डैड वो तो जाएगी ना, क्योंकि मेरे नेम से जो है आपकी कंपनी। वो तो है। अच्छा बेटा तुम साइट देखो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। रूबीना अपने पिता के जाने के बाद साइट देखना शुरू कर देती है। रूबीना साइट देख ही रही होती है कि अचानक ही उसके ऊपर से एक बहुत भारी सिल्ली गिरने ही वाली होती है कि अचानक अंकित आकर रूबीना को बचा लेता है। अरे ये आवाज कैसी थी? सब ठीक है ना? और ये सिल्ली यहाँ क्या कर रही है? मालिक, ये सिल्ली ऊपर से रूबीना मैडम पर गिरने वाली थी, लेकिन अंकित ने आकर उनकी जान बचा ली। रूबीना तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ डैड, अगर आज ये नहीं होते तो मैं शायद बच नहीं पाती। अंकित तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी इकलौती बेटी को बचा लिया। रूबीना अंकित की इस बहादुरी पर फिदा हो जाती है, जिसके बाद वो उसे पसंद करने लगती है। रूबीना को अपने डैड से अंकित की पत्नी, उसके बच्चे और उनके हालातों के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो आंचल से मिलने उसके घर आती है। क्या घर पर कोई है? जी आप कौन? मेरा नाम रूबीना है, आपके पति जहाँ काम करते हैं वहाँ के बॉस की बेटी हूँ मैं। आइए आइए, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। आपका हमारे इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? देखिए मुझे आपके पति के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हुआ? क्या बात करनी है आपको? उनसे कोई गलती हुई है क्या? अगर हुई है तो आप उन्हें माफ कर दीजिएगा, आप उन्हें काम से मत निकालिएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो आपसे उनके बारे में कुछ और बात करनी है। क्या?
कंस्ट्रक्शन साइट पर मेरे साथ एक हादसा होने वाला था जिसमें अंकित ने मेरी जान बचाई थी, जिसके बाद मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे उनसे शादी करनी है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे मेरा ही पति मांग रही हैं। मैं आपसे आपका पति नहीं मांग रही हूँ। इसके बदले में मैं आपको बंगला, गाड़ी, पैसे सब कुछ दूंगी। मैं आपसे आपका पति खरीद रही हूँ। जरा सोचिए आप कि क्या ये नहीं चाहती कि आपकी बेटी स्कूल जाए, पढ़े लिखे, आप उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाओ। मैं आपको इतने पैसे दूंगी कि आपकी सारी परेशानी एक बार में ही खत्म हो जाएगी। अपनी बेटी के एक अच्छे भविष्य के लिए आंचल न चाहते हुए भी इस शादी के लिए हाँ कर देती है। अंकित पहले से ही लालची होता है, जिसके चलते वो भी इस शादी के लिए फौरन हाँ कर देता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में अंकित और रुबीना की शादी हो जाती है और आंचल को इसके बदले बंगला, गाड़ी, पैसे सब मिल जाते हैं। माँ देखो ना, मेरे स्कूल के कपड़े कैसे लग रहे हैं। ये मेरा स्कूल बैग है, ये टिफिन है और देखो कितनी सुंदर बॉटल है। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुमको ये सब अच्छा लगा ना? चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। एक तरफ जहां आंचल और गीता बहुत ज्यादा खुश होती हैं, वहीं दूसरी तरफ रुबीना भी अंकित से शादी करके बहुत खुश होती है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों की नहीं होती है। अंकित कुछ ही दिनों के अंदर अपनी रियलिटी दिखाना शुरू कर देता है। ये आप क्या इतनी सुबह सुबह शराब पी रहे हैं? हाँ तो मैं तो पीऊंगा, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, समझे? इतना कहकर रुबीना अंकित के हाथों से शराब की बोतल छीन लेती है और उसे तोड़ देती है, जिसे देखकर अंकित को बहुत गुस्सा आता है और वो रुबीना को थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? उठाऊंगा, अगर आइंदा मेरी बोतल को हाथ लगाया तो और मारूंगा। आज तक आंचल ने मेरे सामने कभी हिम्मत नहीं की बोलने की। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं आंचल नहीं रुबीना हूँ। वो तुम्हारी मार सहती होगी, लेकिन मैं नहीं सहूंगी, समझी तुम? इतना कहकर रुबीना भी अंकित को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और तलाक के पेपर अंकित के मुंह पर फेंककर घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद अंकित को अपनी गलतियों का एहसास होता है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने आज तक आंचल को इतना मारा पीटा, लेकिन मुझे आज तक उसने कुछ भी नहीं कहा और इसने तो अपने पति पर ही हाथ उठा दिया। मुझे आंचल से माफी मांगनी होगी। जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर अंकित आंचल के घर जाता है और उससे माफी मांगता है। आंचल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की, ना ही कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुम्हारा और अपनी बेटी का खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। मुझे माफ कर दो। अपने पति को ऐसा रोता देख आंचल अंकित को माफ कर देती है। जिसके बाद रुबीना का दिया हुआ पैसा और बंगला छोड़कर अंकित और आंचल वापस अपने छोटे से घर में आ जाते हैं और अब अंकित अच्छे से अपने परिवार का ख्याल रखता है। कलावती, तेरी दोनों बहुएं कहाँ रह गईं? कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तेरी बहुएं आई नहीं। मुझे भी इंतजार है मेरी बहुओं का। मैंने भी कहाँ देखा है उन्हें अभी तक। लो, आ गई मेरी बहुएं। आओ आओ बहुएं। अरे कलावती, अपनी बहुओं का घूंघट तो हटा, हम भी तो देखें कि कलावती की बहुएं कितनी सुंदर है। जरा सब्र करो, अभी थोड़ी देर में ही मुंह दिखाई की रस्म होगी, तो आराम से देख लेना। जिसके थोड़ी देर बाद ही कलावती अपनी बहुओं के कमरे में जाती है। रौनक बहू, ये लो, ये तुम अभी अपनी मुंह दिखाई में पहनना। ठीक है माँ जी। आवाज तो बड़ी ही प्यारी है। जब आवाज ही इतनी प्यारी है तो तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा होगा। इतना कहकर कलावती जैसे ही रौनक का घूंघट उठाती है, वैसे ही रौनक की खूबसूरती देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, मेरी बहू तो बिल्कुल हूर की परी लग रही है। कितनी सुंदर, कितनी गोरी है। अरे कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। ये ले बहू, मैंने तेरे काला टीका लगा दिया है। अब तुझे किसी की भी नजर नहीं लगेगी। अब जल्दी से तैयार हो जा, अब तो पूरा मोहल्ला जलेगा मेरी इतनी सुंदर बहू को देखकर। ये शांति बहुत इतराती थी ना अपनी गोरी बहू पर। अब इसे मैं बताऊंगी, इसकी बहू तो मेरी बहू के सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहकर कलावती अपनी दूसरी बहू काव्या के पास जाती है। रौनक को देखने के बाद कलावती यही सोचती है कि रौनक की तरह काव्या भी बहुत सुंदर होगी, लेकिन उसकी ये उम्मीद तब टूट जाती है जब वो काव्या का घूंघट उठाती है। ये क्या, इतनी काली बहू? मेरी इतनी काली बहू कैसे हो सकती है? एक बहू तो इतनी गोरी है और एक इतनी काली। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? घर पर मेहमान आए हुए हैं, उन्हें देखने के बजाय तुम ये चिल्ला रही हो। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं?
आपकी क्या आंखें खराब हो गई थी? क्या आप जो ऐसी लड़की को लेकर आए हो मेरे घर की बहू बनाकर? अरे हुआ क्या? क्या खराबी है काव्या बहू में? सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी है, क्या कमी लग रही है तुम्हें इसमें? आपको क्या इसका काला रंग दिखाई नहीं दिया कि इतनी काली कलूटी को मेरे घर की बहू बनाकर ले आए? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? मेरा तो मजाक बन के रह जाएगा कि एक बहू तो हीरा और दूसरी बहू कोयला है। भगवान, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर में ही मुंह दिखाई की रस्म है, अब क्या होगा? तू सुन ले, तू मुंह दिखाई की रस्म में नहीं आएगी। मैं बाहर कोई ना कोई बहाना मार दूंगी, समझी? और तू इस घर में हमेशा घूंघट करके ही रहेगी। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं पता, जो मैंने कहा बस वही होगा। इतना कहकर कलावती वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। रौनक अच्छे से तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाती है और दूसरी तरफ बेचारी काव्या अपने कमरे में बैठकर अपने काले रंग की वजह से रोती है। अरे कलावती, तेरी दूसरी बहू कहाँ रह गई? वो उसकी जरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे रस्म में आने से मना कर दिया है और आराम करने को कहा है। चलो कोई बात नहीं, दो की ना सही एक की ही मुंह दिखाई कर लेते हैं। दूसरी बहू कौन सा कहीं जा रही है, उसे फिर कभी देख लेंगे। इतना कहकर शांति रौनक का घूंघट उठाती है। अरे तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। इतनी गोरी, इतनी सुंदर बहू कहाँ से लेकर आई हो कलावती? बस लेकर आ गई हैं, और सुंदर होगी भी क्यों नहीं, कलावती की बहू जो है। काले रंग की वजह से कलावती काव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा काव्या को घूंघट में ही रखा करती थी और रौनक को बिना घूंघट के रखती थी। घूंघट में रहने की वजह से जब भी काव्या घर का काम करती तो उसे बहुत चोट लगती है। माँ जी, आप मुझे घूंघट में क्यों रखती हैं? घूंघट की वजह से मुझे कई बार चोट लग गई है। घूंघट में नहीं रखूं तो तुझे क्या मैं मोहल्ले में निकालूं और अपनी बेइज्जती करवाऊं? न जाने कौन से पाप किए थे जो ऐसी बहू पल्ले पड़ गई मेरे। बार बार मेरे पास मत आया कर, इसे बोल बोल कर मेरा तो सर दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी, मेरे रहते हुए आपको सर दर्द कैसे हो सकता है? आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए अदरक की चाय बनाकर लाती हूँ। बहू, तू क्यों तकलीफ कर रही है? नहीं चाहती मैं कि मेरी इतनी सुंदर बहू गर्मी में काम करे। ये है ना कल्लो माई, कल्लो माई, जाकर चाय बनाकर ला मेरे और मेरी बहू के लिए। काव्या रोते हुए किचन में जाती है और चाय बनाकर लाती है। कलावती काव्या को घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देती थी। उसे डर था कि अगर कोई उसकी काली बहू को देखेगा तो कलावती के परिवार का काफी मजाक बनेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन 14,576, 486, 910, 2000, 650। अरे ये क्या? ये गणक तो खराब हो गई। अब कैसे पता चलेगा कि कुल कितना हुआ? क्या हुआ जी? अरे ये देखो, गणक खराब हो गई है। अब हिसाब कितना है कैसे पता चलेगा? तो क्या हुआ? मैं अभी रौनक बहू को बुलाती हूँ, वो बता देगी। रौनक बहू, इधर तो आना जरा। जी माँ जी, बोलिए। बहू, बताना तो जरा कुल कितना हिसाब हुआ है? कलावती के परिवार में कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी। कलावती के पूछने पर रौनक भी जवाब नहीं दे पाती है, जिसे देखकर काव्या वहां आती है। बाऊजी, मुझे दिखाइए, मैं देखती हूँ। ये लो बहू। बाऊजी, कुल 18,622 हो गया। ये क्या बहू, इतनी जल्दी बता दिया? बाऊजी, वो मैंने अकाउंट्स में टॉप किया था, इसीलिए। भजनलाल काव्या की होशियारी की काफी तारीफ करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कलावती के परिवार का ज्यादा न पढ़ा लिखा होने की वजह से भजनलाल का भाई इस बात का फायदा उठाता है और प्रॉपर्टी के नकली पेपर बनाकर भजनलाल के घर पर ले आता है। अरे माधव भैया, आप और यहाँ? अगर मैं अपने घर पर नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? मतलब कि मेरे छोटे भाई, ये घर पिताजी ने मरने से पहले मेरे नाम कर दिया था, तो ये घर मेरा है और मैं अपने घर में तुम लोगों को नहीं रखना चाहता। तो तुम लोग जल्द से जल्द ये घर खाली कर दो। ये कैसे हो सकता है? अरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये पेपर देख लीजिए, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। पढ़ा लिखा न होने की वजह से सारा परिवार माधव का यकीन कर लेते हैं, लेकिन काव्या को इस बात पर यकीन नहीं होता है
इसलिए वो माधव से पेपर मांगती है और उन्हें पढ़ने लगती है। ये क्या? ये तो नकली पेपर है। ये क्या बोल रही हो तुम? ये नकली पेपर नहीं है। ये नकली पेपर ही है और अभी जब पुलिस आएगी तो आपको खुद इस बात का पता चल जाएगा। इतना कहकर काव्या फौरन पुलिस को कॉल करती है, जहां पुलिस आकर नकली पेपर बनवाने के जुर्म में माधव को ले जाती है। बहू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम ना होती तो हम सब तो अपने घर से बेघर हो जाते। बहू मुझे भी माफ कर देना। बस मैंने हमेशा तुम्हारा काला रंग ही देखा, तुम्हारे गुण मैंने कभी नहीं देखे। तुम्हारे इस काले रंग की वजह से मैंने तुम्हें हमेशा घूंघट में रखा, मगर आज तुम ना होती तो हम फुटपाथ पे होते बहू। हाँ काव्या, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे इस काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद भी तुमने हम सब का इतने अच्छे से ख्याल रखा। हमें माफ कर दो। आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप सब मुझसे माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना काफी है मेरे लिए। काव्या सबको माफ कर देती है और अब काव्या की सास उसे कभी भी घूंघट में नहीं रखती है।